हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन आईपीओज। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया शेल्टर शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन के एमडी एंड सीईओ मिस्टर रुपेंद्र सिंह। रुपेंद्र सर, हाय। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर, पहले मैं आईपीओ की डिटेल से पहले मैं जानना चाहता हूं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह का है और कितने साल से आप काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस में, किस तरह की जर्नी रही है आपकी। अ, धन्यवाद विवेक जी, अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। हाँ, प्लेजर सर। कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं स्टार्ट से बात करना चाहूँगा। कंपनी 2010 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पे आई। जैसे ओके। कि आप नाम से भी पहचान सकें, इंडिया हम्म। शेल्टर का कोर मिशन था कि पूरे देश में अक्रॉस कंट्री हम एक ऐसा अपना स्ट्रक्चर बनाएं जहाँ पे टीयर 2 टीयर 3 मार्केट के अंदर लोगों को मॉर्गेज लोन घर मुहैया करा सकें। तो ये जी। टीयर 2 टीयर 3 मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे आपको सैलरीड कम सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उसी इकोसिस्टम को वो सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ के जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो उनके कारोबार हैं, उसमें उसमें जो आसपास के लोगों की एक इकोसिस्टम बना हुआ है, उसमें सपोर्ट करते हैं। तो जी। उनकी नॉर्मल जो इनकम रेंज है जिस पे हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी अंदाजन 25,000 से लेके 55-60 हज़ार रुपए की जिनकी मंथली इनकम है। ये इनकम इंडिविजुअल एक की भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, अगर दो तीन भाई या पिता पुत्र मिलके कोई बिजनेस चला रहे हैं, उन सबकी मिलके भी इनकम हो सकती है। तो ऐसे लोग जिनको लगता है कि बिजनेस के साथ अब नेक्स्ट लेवल है, जिसमें कि उनको घर भी चाहिए, तो कई बार उनके पास जमीन प्लॉट होती है, उस पर उनको कंस्ट्रक्शन करना है, या उनको लगता है कि अब अपना छत होनी चाहिए। तो सबका विश होता है, सबका ड्रीम है हमारे कंट्री में। Correct. और तो उस सेगमेंट को जब लोन की जरूरत पड़ती है, वहां पे हमारा रोल प्ले होता है। तो 2010 से हमने राजस्थान से दो शहरों से ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, छोटे लेवल पे। और धीरे धीरे एक्सपैंड करके आज हम अ, राजस्थान स्टेट से निकल के अब देश के 15 राज्यों में पहुंच चुके हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्ट साउथ सब कवर कर लिया आज के डेट में। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जहाँ पे भी मॉर्गेज पॉसिबल है, हमारी कोशिश रहती है वहां जाने की। और तकरीबन तकरीबन 200 से ऊपर हमने अभी ब्रांच जो है नेटवर्क अपना बना लिया है बेसिकली। तो मॉडल कंसेप्ट वही है, उसमें कोई फोकस में कोई चेंज नहीं है, और यही हमारी ट्रेजेक्टरी भी रहने वाली है आने वाले टाइम में, कि टीयर 2 टीयर 3 मार्केट को टैप करना है। जो वो छोटे लेवल पे जो बिजनेस बना रहे हैं, जो छोटे लेवल पे एसएमई हैं, जिनको कुछ काश्तकार भी बोलते हैं, और जो वहाँ के सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उनको किस तरह सपोर्ट किया जाए कि उनका जो ड्रीम है घर बनाने का, वो हम फुलफिल कर सके। तो आज 65,000 लगभग के कस्टमर हमारी बुक पे लाइव है, क्योंकि जब हमने शुरू की थी आज तक तकरीबन 1.5 लाख कस्टमर को हमने लोन सैंक्शन भी किया है। बट ओके। वक्त के साथ साथ काफ़ी कस्टमर लोन भी बंद कर चुके हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। और आज 65,000 से ऊपर हमारे लाइव कस्टमर हैं, और 15 स्टेट में 200 से ऊपर ब्रांचेस में हम ऑपरेट कर पा रहे हैं। जो भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बता देते हैं कि कंपनी का आईपीओ कल यानी कि बुधवार से खोल रहा है और शुक्रवार तक खुला रहेगा। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 469 से 493 के बीच में है। कंपनी 1,200 करोड़ रुपए रेज कर रही है, जिसमें 800 करोड़ का फ्रेश इशू है और 400 करोड़ का ओएफएस है। सर, एक तो ओएफएस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एंजल इन्वेस्टर्स है या प्रमोटर? दूसरा कि जो 800 करोड़ आप रेस करने जा रहे हैं फ्रेश इक्विटी, उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा? मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ओके। हमारे अभी तीन इन्वेस्टर हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टर वेस्ट ब्रिज है, उसके बाद नेक्सस, और फिर तीसरे नंबर पे मेडिसन है। जो वेस्ट ब्रिज है उसका शेयर कंपनी में लगभग 56% का है। ओके। नेक्सस 28% पे है, और मेडिसन 10-10.5% का कंपनी में शेयर है। जो वेस्ट ब्रिज है उसको प्रमोटर टैग भी है, उसका स्टेक ज्यादा है, और प्रमोटर टैग लेके उनकी थॉट है इस कंपनी में लंबा चलने के लिए। और जो फंड है जिसके थ्रू उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो भी परपेचुअल फंड है जिसकी लाइफ बहुत लंबी है। तो वेस्ट ओके। ब्रिज की जो कंपनी के साथ अंडरस्टैंडिंग है, कमिटमेंट है, वो अगले कई वर्षों तक के लिए है बेसिकली। जी। तो उनका जो 56% का जो स्टेक है, उसमें से वो इस ओएफएस में एक भी शेयर नहीं बेच रहे। वो कंटिन्यू करना चाहते हैं कंपनी में और लंबा चलना चाहते हैं। ओके। नेक्सस फंड कंपनी में 2012 में आया था, जिसको 11 साल हो गए कंपनी के साथ सपोर्ट करते हुए। और अब फंड मैच्योरिटी पॉइंट के हिसाब से उनको अपना कुछ पार्ट शेल आउट करना पड़ेगा। तो ओके। जिसका 28% शेयर है, उसमें से उस 28 में से वो कोई 20-25% इस ओएफएस में शेल आउट करेंगे, और उसके बाद बावजूद भी कंपनी में कंटिन्यू करेंगे। जी। मेडिसन एक ऐसा फंड है जिसका अभी 10% शेयर कंपनी के अंदर है। उसमें से वो तकरीबन 40-45% इस ओएफएस में निकाल देंगे।
और वो इन सब का मिला के, नेक्सस और मेडिसन का मिला के लगभग लगभग 400 करोड़ रुपए ओएफएस के लिए फॉर्म में आएगा। तो जी। अगर आप बात करें, नेक्सस नेक्सस और मेडिसन ही सिर्फ दो फंड है जिनका कुछ पार्ट जाएगा। अदरवाइज वेस्ट ब्रिज कोई भी इसमें नहीं बेच रहा और कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, पिछले 8 साल से भी कर रहा है और आगे भी करता रहना चाहता है। आपका दूसरा सवाल था प्राइमरी के लिए। तो हाँ। जो प्राइमरी फंड है, हमारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस के लिए हमारे तीन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल है, जहाँ पैसा लगता है। दूसरा हमारे एम्प्लॉयज। और तीसरा जो हम यूज कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, वो है टेक्नोलॉजी बेसिकली। तो इन ओके। तीन धर्रों पे हमारा बिजनेस खड़ा हुआ है। जब कैपिटल की बात करेंगे तो कंपनी की नेटवर्थ सितंबर माह में 1360 करोड़ के लगभग थी। तो हम्म। इस नए कैपिटल के आने से कंपनी की नेटवर्थ 2000 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। ओके। अभी हमारी अगर लीवरेज देखो तो वो 3.5% के लगभग है। और हम्म। जो जिस इकोसिस्टम में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमें बैंक्स का सपोर्ट चाहिए, क्रेडिट रेटिंग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस में कॉस्ट ऑफ फंड है, तो हम आगे और लीवरेज कर सकते हैं अपने को और एक्सटेंड कर सकते हैं अपने लोन्स। तो उसमें कुछ ट्रेंड्स हैं, उस ट्रेंड्स के हिसाब से 4 की लीवरेज को एक अच्छा लीवरेज माना जाता है बेसिकली। तो हम अपने को थोड़ा प्रोएक्टिवली, कंजर्वेटिवली अपने को कैपिटलाइज कर रहे हैं। और दूसरा, 2000 करोड़ के बाद आपके कुछ एवेन्यूज खुल जाते हैं। तो हम रेटिंग एजेंसीज के पास जाके उसको रिक्वेस्ट करते हैं। जो हमारी अभी रेटिंग है वो A+ है, इसको आगे अपग्रेड करने के लिए रिक्वेस्ट उनके उनके सामने रख सकते हैं। तो वहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। और कुछ और एवेन्यूज खुल सकते हैं जैसे ही अगर रेटिंग रेटिंग इंप्रूव होती है। तो जो ये स्ट्रेटेजिक कॉल है, जिसमें कि अगर प्राइमरी रेज होता है, हम 2000 करोड़ क्रॉस करते हैं, और आगे के लिए कुछ वर्षों के लिए हम फुल इक्विप्ड हो जाएंगे। सर अभी बैंक के माफ कीजिएगा, कंपनी के एनआईएम्स किस तरह के हैं, किस तरह से आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग रहती है, कितने परसेंट पर आपका कॉस्ट ऑफ फंड रहता है, और कितने पर आपका यील्ड आता है, क्या स्प्रेड रहता है? तो अगर हम देखें कंपनी के कॉस्ट ऑफ फंड, हमारे पास आज की डेट में 36 से 37 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें से मैक्सिमम बैंक्स हैं, वो ओके। सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी जो फंडिंग हमें आती है वो NHB से आते हैं। ओके। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होने का एक ये हमें बहुत फायदा है। तो NHB जी। से कोई 18-19% की हमारी टोटल लाइबिलिटी फंडिंग वहां से कैटर होती है, हमारी जो नीड्स होती है वहां से कैटर होती है। उसके अलावा प्राइवेट PSU के जितने भी टॉप नॉच बैंक्स हैं, उन सबके साथ हमारी फंडिंग लाइन है। NHB के बाद HDFC बैंक, SBI और तमाम बैंक्स उसके साथ हमें सपोर्ट करते हैं फंडिंग के लिए। ये जो ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ फंड है हमारा, कोई 8.6 8.7% अभी पड़ता है बेसिकली। इस कॉस्ट ऑफ फंड में NHB का भी रेशो है और साथ में बैंक्स का भी रेशो। तो ये हमारी ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ फंड पड़ती है। अब NHB की कुछ फंडिंग का दायरा ऐसा रहता है कि अगर वो प्योरली फोकस्ड इम्पैक्ट फंडिंग है, जिसमें आपको अफोर्डेबल हाउसिंग को ही टच करना है, तो उसमें आपके मार्जिन्स उनके पॉलिसी प्रोसेस के हिसाब से रखने पड़ते हैं। तो उन उन केसेस में जो वो AHF का पार्ट रहता है, वहाँ पे आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम रहते हैं देन नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कोई 10.5 11% से रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वहाँ पे। बट अगर आप नॉर्मल फंडिंग की बात करें, जो हम नॉर्मल होम लोन्स और लोन अगेंस्ट की प्रॉपर्टी की लोन की बात करें, वो 13 13.25% ऑनवर्ड्स फंडिंग शुरू होती है। एवरेज अगर हम देखें, हमारी जो यील्ड्स प्रोड्यूस हो रही हैं आज की डेट में, वो लगभग लगभग 14.5% के आसपास हमारी यील्ड्स होती हैं, विच इज़ अ ब्लेंडेड यील्ड, दोनों होम लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को मिला के। जी। तो कॉस्ट ऑफ फंड लगभग 9% है, 14.5% के लगभग हमारी ब्लेंडेड यील्ड्स है। तो इस पे ये बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है। और दोनों केस में, चाहे वो लैप है चाहे होम लोन है, टारगेट सेगमेंट Tier 2 Tier 3 है, और सेल्फ एम्प्लॉयड पे फोकस है, और उन्हीं मार्केट्स में फोकस है जहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा किया। जी। सर एनपीएस भी आपकी लाइन में काफी होते हैं, तो आप अभी कंपनी के एनपीएस किस तरह के हैं? अगर आप फाइनेंशियल्स देखें तो आपको एक ट्रेंड नजर आएगा। 13 साल में हमने कुछ मॉडल्स बड़े अच्छे तैयार किए हैं, खासकर ओके। अंडर राइटिंग साइड पे। इस जो कैटेगरी है जिसको हम सर्व करते हैं बेसिकली, हम्म। जो इस सेल्फ एम्प्लॉयड में मानी जाती है Tier 2 Tier 3 में। तो हमने काफ़ी जो इंटरनल मॉडल्स तैयार किए हैं वो ऑन बेसिस ऑफ जो हमारी प्रैक्टिस और लर्निंग जो है उस पर रही है। तो जी। कंपनी के NPA शुरू से जो रहे हैं, वो 1.25 के लगभग प्री कोविड रहते थे कंपनी के NPA बेसिकली। ओके। कोविड आने के बाद पूरे देश पे जो इम्पैक्ट आया, उसके कारण से कुछ टाइम के लिए NPA पड़े, और ये कोई 2.5 पौने 3 तक गए थे। बट जैसे ही कोविड के बादल छट गए,
तो उसके बाद वापस से रिकवरीज आई हैं और अब एनपीए का नंबर काफी अच्छा है। तो अभी बात करें रिसेंटली हमारा जो मार्च 23 है, तब एनपीए का नंबर 1.1% था। ये मैं जीएनपीए नंबर बात कर रहा हूँ, अगर जी। एनएनपीए करेंगे तो हाँ उससे जी। भी कम था। एनएनपीए नंबर कोई लगभग लगभग 0.9% था। और हम्म। अगर सितंबर नंबर की बात करूं, तो जो एनपीए का नंबर है, जीएनपीए का नंबर है, वो लगभग लगभग 1% था बेसिकली। तो इसके आसपास एनपीए भी है हमारे। तो ये लोग रिस्की सेगमेंट समझते हैं, बट अगर आप क्लोजली इस पे फोकस करें और अपने मॉडल सही तरीके से तैयार करें और हम्म। थोड़ा समय लगाएं इसके साथ, तो आप अपने स्किल्स हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो विशेषता ये है कि 13 साल में जो हमने सीखा उसको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो एक ढर्रा बन रहा है, उससे अपने को ये सपोर्ट मिल रहा है कंट्रोलिंग एनपीएस, ग्रोइंग द बुक प्रॉफिटेबली, और ये रिजल्ट्स लाने के लिए। तो इसी कारण से एनपीएस कम है, मार्जिन्स ठीक है इस बिजनेस में। तो आप देखोगे तो आरओएस, रिटर्न ऑन जो असेट है, वो भी 4% के आसपास रहते हैं, कभी थोड़ा कुछ पॉइंट्स ऊपर, कभी कुछ पॉइंट नीचे। तो ये हमारा फोकस एरिया है। कोशिश यही है कि इस बिजनेस को 15 स्टेट्स में हम बढ़ाते रहें, थोड़ा ओके। और डीप जाएं, थोड़ा और फोकस करें, और ये इंश्योर करें कि ये जो बुक है जो आज 5,100 करोड़ के लगभग थी सितंबर में, इसको आगे बढ़ाते रहें इसी फॉर्म में। तो सर प्राइमरी फोकस कंपनी का यही रहेगा कि उसको हाउसिंग फाइनेंस में ही रहना है, या आगे जाकर कंपनी के कुछ प्लान्स है कि दूसरे जो वर्टिकल्स हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस या पर्सनल फाइनेंस, उनमें भी जाना है? हमने जो मॉडल बनाया है वो लार्जली ब्रांच मॉडल बनाया है। तो ओके। हम डायरेक्ट सोर्सिंग करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर के टच में आते हैं, उसको इंगेज करते हैं डे 1 से। और जो हम्म। एक कस्टमर है, इनको कुछ काफी जगह अवेयरनेस भी चाहिए होती है, तो उनको अवेयरनेस और एजुकेशन साइड पे जो सपोर्ट लगता है वो भी देते हैं लोन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। तो हमारा जो मॉडल है डीएनए उसी बेसिस पे तैयार हुआ है। तो आज 65,000 कस्टमर है। हमारी कोशिश है कि हर महीने, हर क्वार्टर, ये नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे साथ बढ़ते रहे, तो वो एक इकोसिस्टम बहुत बड़ा बन जाए। स्पेशलिस्ट हम हाउसिंग फाइनेंस में ही रहना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन दिस कंपनी, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में। और एज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, रेगुलेशन की भी यही अंडरस्टैंडिंग है, और हमारा भी फोकस और जो स्ट्रेंथ्स हैं वो बिल्ट हो रही हैं टू कंटिन्यू इन दिस सेगमेंट। और ये सेगमेंट बहुत बड़ा है। अगर आप हाउसिंग डिमांड की बात करें, तो बिल्कुल। देश में अभी जो शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है वो बहुत बहुत ज्यादा है। और जितनी शॉर्टेज है उसमें से 90-95% जो शॉर्टेज है वो टीयर 2, टीयर 3 और इस सेगमेंट में ही है बेसिकली। तो राइट। आई थिंक बहुत बड़ा रनवे है और बहुत अच्छा स्कोप भी है इसमें। तो हम जैसी बहुत सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इस डायरेक्शन में अच्छा काम करके आगे बढ़ सकती है। तो सर वैसे भी आपके बिजनेस में तो एक मोर्गेज सिस्टम भी हो गया, तो मोर्गेज में आपको रिस्क थोड़ा कम होता है। तो सर आपकी जो अगर हम देखें कि जिस तरह से स्लिपेजेस होते हैं, वो ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर में किस तरह के रहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैकेनिज्म तैयार है कुछ इस तरह से रहा है कि कस्टमर को डे 1 पे एंगेजमेंट करते हैं। तो किसी भी ओके। कस्टमर जर्नी में जब वो हमारे साथ फर्स्ट टाइम टच में आता है और जब उसको लास्ट डिसबर्समेंट देते हैं, तो कम से कम 4 बार उस कस्टमर से मुलाकात होती है। तो ओके। अलग अलग डिपार्टमेंट से, एक तो सेल्स डिपार्टमेंट है जो टच में रहता है। उसके बाद सेकेंडरी एक जो अंडर राइटिंग क्रेडिट डिपार्टमेंट है, जो उससे मिल के आता है, उसका बिजनेस मॉडल समझता है, और जो ओके। हमारे जो मैकेनिज्म जो बनाया हुआ है उसको दायरे में रखते हुए उसकी वैल्यूएशन करता है बेसिकली। वो एक अंडर राइटिंग मॉडल का काम होता है। फिर एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है अलग से बेसिकली, समझने के लिए राइट। कैसा है कैसा नहीं। राइट। और हर कस्टमर हमारे यहाँ पे ब्रांच में आके फाइनली डिसबर्समेंट लेता है। तो सर्विस एट द कस्टमर प्लेस और कनेक्ट एट अवर ब्रांच लेवल, वो दोनों इतना क्लोजली कंट्रोल करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि स्लिपेजेस इस मामले में नहीं होनी चाहिए कहीं ना कहीं। और इसके बावजूद भी हमने इंगेजमेंट करने के लिए 360 व्यू इस तरीके से बनाया कि डिसबर्समेंट होने के बाद भी कस्टमर के साथ सेंट्रलाइज कॉल सेंटर एंगेजमेंट मैकेनिज्म वो तैयार किया हुआ है। तो क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, इसी पे सारा फोकस है, तो हम पूरे उस फोकस से लगते हैं और शिद्दत से, और जो लर्निंग्स हैं पिछले 12-13 साल की, वो सिस्टम के अंदर इम्बाइब करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट मिलता रहता है। जी। सर बहुत सारे प्लेयर, अब बड़े प्लेयर्स एनबीएफसी स्पेस में एंटर भी कर रहे हैं और ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कैसा आपको लगता है कि ये जो आपका पर्टिकुलर फील्ड है, ये आगे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है? कट थ्रोट कंपटीशन यू हैव टू फेस, कि मार्जिन्स पर कुछ प्रेशर बनेगा इन फ्यूचर, इस तरह से आपको लगता है? तो अभी अगर आज की सिनेरियो देखें या आने वाले कुछ वर्षों का सिनेरियो देखें, अभी इसमें जो सप्लाई जिन टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो काफी कम है। जो नंबर ऑफ प्लेयर्स भी हैं वो गिने चुने हैं जो इस सेगमेंट को डायरेक्टली अप्रोच करके
उनको उस तरीके से आगे लेना चाह रहे हैं। आप हम्म। देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग की जो ग्रोथ रेट पिछले 2-3 साल में आई है, तो गिनती के कुछ लोग प्लेयर हैं, कुछ एक उनमें से लिस्टेड हैं, कुछ एक थोड़े दिनों में हो भी जाएंगे लिस्टेड, तो जो इस सेगमेंट पे पूरा फोकस करके रख रहे हैं। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें, जहाँ पे 10 करोड़ घरों की शॉर्टेज बताई जा रही है, ये क्रिसिल का रिपोर्ट है, मेरा डेटा नहीं है, जो कुछ जी। सालों में है, तो जितने लोन्स आज की डेट में है, ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना स्क्रैचिंग द सरफेस, वो वाली सिचुएशन है आज की डेट में। तो मेरे ख्याल से रनवे बहुत लंबा है। कुछ साल आप ये सोच सकते हैं कि वो साल है जहाँ पे कस्टमर अवेयर होगा, उसको तैयार होगा, अवेयर होगा, तैयार होगा, तो उस रोलर कोस्टर का सिस्टम बन जाएगा जहाँ पे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कस्टमर लोन लेने के लिए आएगा बेसिकली। क्योंकि अभी तक भी ये अवेयरनेस नहीं थी कि कंपनियां ऐसा लोन भी दे दे पा रही हैं, और वो इच्छा जाहिर भी नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको लोन नहीं मिल रहा है इस लेवल पे। तो अब वो सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं। तो आई थिंक अभी ये रोलर कोस्टर जो चल रहा है, इसका मोमेंटम अभी और बढ़ेगा, और रीचेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, एक डेटा पॉइंट बड़ा क्लियर है कि 6% का मॉर्गेज टू जीडीपी रेशियो 2010 में था, जो बढ़ के 12% हुआ है। बट ये डबल हुआ 10 साल में। बट अंदाजन आप अगर देखो, चाइना देखो जो 28-30% है, यूएस देखो 40-50% है। तो जो गैप्स हैं बहुत बड़े हैं, और हमारी जो पॉपुलेशन है दैट्स हाईएस्ट इन वर्ल्ड। और खासकर एस्पिरेशनल पॉपुलेशन, जो 25-28-30 साल के नौजवान हैं, जो काम पे लग चुके हैं, अपने बिजनेस बना रहे हैं, और उनका जो नेक्स्ट लेवल है, अपने उनको घर भी चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा रनवे है गोइंग फॉरवर्ड। और हाउसिंग पे फोकस गवर्नमेंट का भी है, हाउसिंग पे फोकस ऑल टुगेदर, अब अवेयरनेस भी आ रही है। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन तो आएगा, बट जो कट थ्रोट कंपटीशन जिसके साथ, जिसके कारण मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, या फिर कुछ और चैलेंजेस है, अभी उसमें काफी वक्त लगेगा। जी सर, चूंकि आप अफोर्डेबल सेगमेंट में हैं तो हम मान लेते हैं कि जो स्प्रेड है वो काफी अट्रैक्टिव रहता है। क्या आपके कुछ प्लान्स हैं कि आप प्रीमियम सेगमेंट में भी आएंगे, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा शायद मार्जिन्स का सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा? अभी हमारा जो प्लान है इसी मार्केट में और डीप जाने का है बेसिकली। हम ओके। टीयर 2 टीयर 3 से बियॉन्ड टीयर 4 में भी जाना चाहेंगे, जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है कस्टमर बेस में। हम्म। क्योंकि जो हमारा ब्रांच मॉडल है वो इसके लिए बिल्कुल सक्षम है, वो फोकस्ड है बेसिकली। उसका जो मॉडल है प्राइम के लिए थोड़ा डिफरेंट मॉडल रहता है, उसमें आपको थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस, थर्ड पार्टी डीएसए चैनल्स, उस पर आपको ज़्यादा बिलीव फोकस करना पड़ता है। तो ओके। और वो आपको हमेशा बड़ी मार्केट्स, टीयर 1 मार्केट्स में ही मिल पाते हैं वैसे कस्टमर। राइट। तो जिस तरह का कस्टमर है उस हिसाब से हमने जो भी तैयारी करी है, जो हमने स्ट्रक्चर और प्लान बनाया हुआ है, जो हमने मॉडल्स तैयार किए हैं, उसके लिए आई थिंक हम लीवरेज करना चाहेंगे। और आने वाले कुछ समय में हमारा क्लियर फंडा रहेगा कि हम इसी सेगमेंट को फोकस करें। बिल्कुल। सर, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ। एंड वी बिलीव कि आपके स्टॉक को, स्टॉक मार्केट की जो एक यात्रा है वो सफलता दे, और हम उम्मीद करते हैं कि एक शानदार लिस्टिंग हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो विश यू मच गुड विवेक लक जी, थैंक यू, धन्यवाद। सर।